ऑलराइट, सो देखो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कन्फर्मर्स एंड स्ट्रेन के बारे में आपको समझाया था। कितने तरह के स्ट्रेन मैंने बताया था बेटा? 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। सबसे पहला कौन सा था? टॉर्शनल स्ट्रेन। दूसरा कौन सा था? स्टेरिक स्ट्रेन। तीसरा कौन सा था? एंगुलर स्ट्रेन कैसे अराइज होता है? मुस्कान बताओ, बोलो बोलो, सोच के बोलो। याद है? फ्रॉम, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जो हाइब्रिडाइजेशन से एंगल आएगा उसके हिसाब से हमें चेक करना है। जैसे बेंजीन का केस देखो, 6 मेंबर वो भी है और साइक्लोहेक्सेन भी 6 मेंबर्ड है। लेकिन आपको मालूम है कि अगर प्लेनर बनाएंगे तो बेंजीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्लेनर साइक्लोहेक्सेन करेंगे तो प्रॉब्लम है। और इस वजह से मैंने आपको बताया था कि हाउ द कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, हाउ द रिंग ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इज नॉट प्लेनर बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन ओनली। याद है ना सबको? तो कल रिंग स्ट्रेन की मैंने बात करी थी, तो 3 मेंबर से ज्यादा कौन सा स्टेबल ज्यादा था? 4 से ज्यादा कौन स्टेबल है भाई? 5। और उससे भी ज्यादा कौन स्टेबल है? 6। एंगुलर स्ट्रेन का ठीक इसका उल्टा रीजन था बेटा, सबसे ज्यादा ये, फिर 4, फिर 5 एंड सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? 6। ये एंगुलर स्ट्रेन का है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। नहीं आपने नोट किया हो तो इसको नोट कर लेना। हाँ, सो अब इसको देख करके ये लगता है कि यार 120 डिग्री का एंगल आ रहा है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, उससे तो डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने आपको समझाया था कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन प्लेनर फॉर्म, दिस एग्जिस्ट मेनली इन चेयर फॉर्म। ठीक है, तो आज अब वो समझाता हूँ आपको चेयर फॉर्म कैसे होता है, कैसे ड्रॉ करना होता है। नोट करके लिखो ये बात। साइक्लोहेक्सेन is a non-planar structure. Cyclohexane is a non-planar structure. Cyclohexane is a non-planar structure. Okay? तो कौन से फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है? कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ट्विस्टेड। लिखो, इन non-planar structure, cyclohexane, in non-planar structure, cyclohexane, in non-planar structure, cyclohexane exists in many different conformeric form, in many different conformeric form. कौन से हैं वो conformers बेटा? लिखो चेयर, दूसरा लिखेंगे बोट फॉर्म, तीसरा लिखेंगे ट्विस्टेड बोट, और चौथा लिखना है हाफ चेयर। हाफ चेयर। देखो चेयर फॉर्म को समझते हैं कैसा है ना? जब आप चेयर फॉर्म बनाते हो तो एकदम फिक्स्ड है तरीका। देखो यहाँ पे ध्यान से, आप दो पैरेलल लाइन खींचोगे बेटा, और फिर एक पैरेलल ऐसे ऐसे करोगे, एंड इसके बाद दिस इज हाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ साइक्लो, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ साइक्लोहेक्सेन, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। चेयर कहां से? चेयर देखो है ना, चेयर में दिखाओ, ये देखो, ये आजकल स्टाइलिश चेयर आते हैं, इसको थोड़ा सा सीधा कर लो, यहाँ पे हाँ रिक्लाइनर वाली, बिल्कुल। चेयर नहीं दिख रहा है तुम्हें ये ना? विंटेज चेयर है भाई, ये पुराने आराम से। ठीक है, तो एनीवे अब ध्यान से देखो, ये जो चेयर फॉर्म मैंने बनाया है, राइट, इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट, दीज टू पॉइंट्स आर इन प्लेन, एंड ये दोनों इनसाइड द प्लेन है, ये दोनों आउटसाइड द प्लेन। क्योंकि देखो, देख बेटा, ये दोनों ना, इसको मैं और थोड़ा सॉलिड लाइन से बना देता हूँ, ये आउटसाइड द प्लेन है, और यहाँ मैं थोड़ा सा लाइट लाइट डॉट 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 क्रिएट कर रहा हूँ,
ताकि आपको समझ आए कि ये इनसाइड द प्लेन। सिर्फ ये दोनों कार्बन ऐसे हैं जो प्लेन में, यानी इनके अटैच जो हाइड्रोजन होंगे वो भी प्लेन में होंगे, और प्लेन में जो हाइड्रोजन हो उनके बीच का एंगल भी क्लियर दिखना चाहिए। तो ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट का दिखना चाहिए यहाँ, ठीक है, इसलिए ऐसे दिखाते हैं। क्लियर है? अच्छा, वहीं बोट फॉर्म कैसे बनाएंगे? बोट फॉर्म देखो ऐसा होता है, ये तो बोट दिख रहा है। अगेन दीज टू कार्बन नंबर 1 एंड नंबर 4 वाला प्लेन में, ये दोनों प्लेन के अंदर है और ये दोनों प्लेन के, इसका हाइड्रोजन बनाओगे तो इधर की तरफ, इसका हाइड्रोजन इधर की तरफ, इसका हाइड्रोजन इधर की तरफ, इसका हाइड्रोजन इधर की तरफ। इन दोनों हाइड्रोजन को फ्लैगपोल हाइड्रोजन बोलते हैं। कौन सा हाइड्रोजन? फ्लैगपोल हाइड्रोजन, दीज टू हाइड्रोजन। फ्लैगपोल हाइड्रोजन। अच्छा, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके मुझे समझाओ, अकॉर्डिंग टू यू विच फॉर्म इज मोर स्टेबल, चेयर एंड बोट, एंड क्यों ऐसा है इसके बारे में थोड़ा सोचो ना। थिंक फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेन दैट आई हैव टॉट यू। स्ट्रेन ऑल्सो, टॉर्शनल बताया, एंगुलर बताया, स्टेरिक बताया, सब सोच करके आंसर देना है, ठीक है? कौन ज्यादा स्टेबल लग रहा है? चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल लग रहा है आप लोग को? क्यों ज्यादा स्टेबल है भाई चेयर फॉर्म? हाँ, बस, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? ओनली स्टेरिक स्ट्रेन यू गाइस आर एबल टू रिकॉग्नाइज? देखो बाबा, बताओ यार तुम लोग। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखो, फ्लैगपोल हाइड्रोजन के बीच में एक रिपल्शन है, सीधा सीधा तो वो दिख रहा है कि भाई ये दोनों हाइड्रोजन नजदीक है, तो इनका एडजेसेंट वाला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो रिपल्शन बिटवीन फ्लैगपोल हाइड्रोजन मेक्स दिस बोट फॉर्म लेस स्टेबल ना। एक और चीज बता दूं, दूसरा, कितने लोग बोल रहे हो कि सर जब आप इस तरीके से बॉन्ड को लेके जा रहे हो, 109 डिग्री अगर यहाँ पे बना रहे हो, 109 डिग्री यहाँ बना रहे हो, तो एक बॉन्ड इसका प्लेन से बाहर और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर होना पड़ेगा। ये सुनो, बोल भाई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना बेटा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कभी भी आप ड्रॉ करते हो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कभी भी आप ड्रॉ करते हो, देखो ध्यान से,
आप अगर एक बॉन्ड इधर बोल रहे हो, यानी ये येलो वाला जो मैंने लिया यहाँ पे, और एक कार्बन कार्बन के बॉन्ड ऊपर आ रही है, तो देखो एक हाइड्रोजन को प्लेन के अंदर जाना पड़ेगा। जस्ट इसको आप भूल करके एक एटम बस समझो, ओनली फोकस ऑन द ब्लैक वन। तो यहां से अगर आप प्लेन पास कर रहे हो, तो वन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन इज गोइंग इनसाइड, द अदर कार्बन हाइड्रोजन इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन। तो वही तो मैंने लिखा है, ये जब ऐसा सॉलिड बनाते हैं तो ये आउटसाइड है, डॉट 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 करते हैं तो वो क्या है, इनसाइड है। तो ये, अब आप देखो, एक कहानी तो यहाँ पे है, हाइड्रोजन बाहर हाइड्रोजन अंदर, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये बिल्कुल वैसा वाला बात है, कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि सर ये तो इक्लिप्स अरेंजमेंट में, देखो यहां वाली कहानी भी वही है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पोर्शन ऑफ दिस होल मॉलिक्यूल हियर एंड हियर, या फिर यहां के बीच में देखो। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जो मैंने आपके सामने यहां बना करके दिखाया। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसके बाद ये ऊपर वाला कार्बन बॉन्ड है, ये ऊपर वाला है, और ये दोनों हाइड्रोजन को आप देखो तो वन ऑफ द हाइड्रोजन इज इन इक्लिप्स्ड अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर कार्बन। तो इसमें यानी टॉर्शनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम, लिखो आप। मैक्स। और क्या दिखा आपको, रिपल्शन बिटवीन ब्लैक पोल, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, हाँ हाँ बिल्कुल, बोट फॉर्म का ही, रिपल्शन बिटवीन ब्लैक पोल हाइड्रोजन, दिस मेक्स बोट फॉर्म लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म। अच्छा पता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक बारी क्वेश्चन आया था, चलो देखते हैं आप लोग क्या आंसर करते हो, ठीक है। बोला था कि साइक्लोहेक्सेन को अगर पानी पे ऐसे गिरा दो तो वो फ्लोट करता है ऊपर। साइक्लोहेक्सेन अगर आप वाटर के ऊपर ऐसे पलट दो तो दैट फ्लोट्स ओवर, हर्षा शांत रहना है, ठीक है, फ्लोट्स ओवर वाटर सरफेस। तो क्वेश्चन में पूछा था कि भाई व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट। ऑप्शन ए था बिकॉज ऑफ चेयर कन्फर्मेशन, ऑप्शन बी था बिकॉज ऑफ इट्स बोट कन्फर्मेशन, ऐसे ही ऑप्शन सी एंड डी भी दिए थे। तो आपके हिसाब से भी चुप रहना है, आपके हिसाब से क्या लगता है कौन, किसकी वजह से ऐसा रहा होगा, ये वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों कर रहे हैं, बोलो। बात नहीं, बोलो भाई राघव, बोट फॉर्म की वजह से, बोलो ना, ये वासु, बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म तुम्हारे लग रहे हैं, क्यों क्यों चेयर फॉर्म, देखो रियल रीजन ऑफ फ्लोटिंग एनी मॉलिक्यूल ऑन वाटर इज डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, उसके वजह से ही ये ऊपर तैरता है, ना कि ये चेयर है बोट है। ज्यादातर बच्चों ने बोट फॉर्म ही मार के आए थे, अरे तैर रहा है तो पक्का बोट ही रहा होगा, तो एकदम पूरा वही मार के आगे ना। तो चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म आंसर नहीं है। अब मैं डेंसिटी दे देता तो आप वहां तक चले जाते, कई बार जब हम एग्जाम में क्वेश्चन लगा रहे होते तो हम ऑप्शन सी एंड डी तक जाते ही नहीं, ऊपर वाले ही जो हमारा लॉजिक है। हाँ बिल्कुल था, मैंने नहीं दिया, मैं जानना चाह रहा था कि आप पहले दूसरा ही ऑप्शन में सेटिस्फाइड हो या यू वांट मोर ऑप्शन, इसलिए दे दिया, है ना। चलो खैर, ये बहुत, और कहाँ पूछा था बताइए, ये किस एग्जाम में आया था, पहले होते थे आईआईटी के स्क्रीनिंग एग्जाम एंड फिर मेंस होते थे, अब नाम बदल दिया है उसका, अब एक मेंस हो गया, एडवांस हो गया। तो पहले स्क्रीनिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन था ना, मतलब, और स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आईआईटी जेई के जितने भी आए हुए हैं वो एज इट इज मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछता है, एज इट इज, विदाउट एनी चेंजेस इन द डेटा, विदाउट एनी चेंजेस इन द ऑप्शन, सीधे सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो खैर, तो आपको ये क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू दिस चेयर फॉर्म, इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम है बोट फॉर्म में, और यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम नहीं है, नेचुरल सी बात होगी। सर इसको
समझे कैसे? अच्छा, फ्लैगपोल वाला तो साफ दिख रहा है कि ये तो बहुत दूर दूर हो गए 1-4 वाला, तो इसलिए वो रिपल्शन तो है नहीं। अब कहीं से वो समझ में आ जाए कि टॉर्शनल स्ट्रेन कैसे मिनिमम होता है। तो पहले तो ये समझो कि ये चेयर फॉर्म बना कैसे है, फिर से एक बारी ध्यान से मैं समझाता हूँ, पहले दिमाग में वो इमेज लेके आओ, फिर मैं मॉलिक्यूलर मॉडल के हेल्प से उसको समझाता हूँ। देखो, इमेजिन करो कि बिल्कुल मेरे पैरेलल में, यहाँ बिल्कुल मेरे बिल्कुल नाक के सीधे एक प्लेन है, बिल्कुल ऐसे क्या हो। इमेजिन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास इज देयर, जो बिल्कुल यहां से लेकर के इधर की तरफ गया हुआ। अंडरस्टूड? अब उस ग्लास पे एक पॉइंट मैंने टच किया एंड वहां से एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, मतलब एक अंदर की तरफ जा रहा हूं प्लेन के और एक प्लेन के बाहर की तरफ, 2 कार्बन। अनदर 2 कार्बन विल बी लाइक दिस, आई एम स्टिल आउटसाइड। 4 यहां से शुरू हुए थे, पहला कार्बन था, बाहर गए, 3 कार्बन हो गए। अब पहला वहां था, ये दोनों मिला के 3, फिर यहां पे आ रहे हैं, 5 हो गए, इधर और इधर दोनों मिला के। अब ऊपर ले जाके बिल्कुल नाक पे ले जाके जोड़ दिया मैंने, कितने हो गए? 6। सो इट इज दैट, इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब देखो ये आपके सामने मॉडल से, अब पता नहीं तुम लोग ऑनलाइन में कितना समझ पाओगे, बट यहां लाइव तो एकदम क्लियर समझ में आएगा तुमको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, में ये जो नाक की बात अपने कर रहा था, लेट अस कंसीडर दिस ब्लैक वन, द मिडिल वन, एंड दिस स्काई ब्लू वन। इन दोनों को मैं एक प्लेन बना करके ऐसे लेके चलता हूं। तो देखो ये प्लेन बनाया, तो अब देखो इसके बाद क्या है, ये बॉन्ड प्लेन के अंदर जा रहा है, ये बॉन्ड प्लेन के बाहर, तो वही जो मैं ऐसे करके लेके चल रहा था। फिर देखो ये दोनों फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखो, एंड फिर नीचे आ रहा है, तो इट इज लाइक दिस, इनसाइड अप एंड देन, यही तो अपना है। अब इसका फ्लिप्ड वर्जन मैंने बेसिकली बना दिया है, आपको बिल्कुल ऐसा ही देखना है, तो देखो ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, देखो पूरा सिमेट्रिक। अब आप कोई भी 2 कार्बन पकड़ लो, इसका कोई भी 2 कार्बन, कोई भी 2 कार्बन पकड़ करके उसके अलोंग देखने की कोशिश करो, क्या इसके हाइड्रोजन इक्लिप्स हैं क्या? कोई भी 2 कार्बन पकड़ के देखो, क्या इस ऑरेंज वाले के पीछे व्हाइट वाला छुप गया क्या? नहीं, बल्कि बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। दिस इज इन स्टैगर्ड अरेंजमेंट, दिस इज इन स्टैगर्ड अरेंजमेंट। और फ्लैगपोल वाला तो कहानी ही खत्म है। अब सोचो बोट फॉर्म में कैसा रहा होगा, ये जो ऐसे बनाया है ना, इस वाले कार्बन को, फोर्थ वाले को, इसको जबरदस्ती उठा करके ऊपर लेके आएगा, तो दैट विल गिव यू द बोट फॉर्म। मेरे को बनाना हो बोट फॉर्म तो बन जाएगा मेरे से। नाउ दिस इज बोट फॉर्म, कैन यू सी दिस? अब इसमें ये हाइड्रोजन नजदीक नजदीक हो गए, तो ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन का रिपल्शन। अब जैसे ही मैंने बोट फॉर्म बनाया, अब टेक्निकली मुझे ढंग से करना चाहिए, तो आप देखोगे तो यहाँ इक्लिप्स अरेंजमेंट में आ जाएंगे, दिख रहा है? इधर वाला भी इक्लिप्स दिख रहा है, तो उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन आ जाएगा। मैं वापस कर देता हूँ भाई, तो स्ट्रेन में मत रहो, डोंट लाइक पीपल इन स्ट्रेन। अच्छा, अब देखो इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आती है, गाइस लिसन अप, एक और टर्मिनोलॉजी आती है कि इसमें एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन के बारे में पूछता है। आप अगर इस साइक्लोहेक्सेन को देखो, और इसको मैं यहाँ पे एक नोटबुक लेके आओ भाई, दे दो पूरा सॉलिड हो, बड़ी स्टे देयर, देखो भाई, देखो ध्यान से, ये जो एक्सिस मैंने ड्रॉ की बिल्कुल सेंटर से, इसके अलोंग जितने हाइड्रोजन है उनको एक्सियल बोलते हैं, इस एक्सिस के अलोंग, ये एक्सियल हाइड्रोजन है। अब चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, और जो इससे दूर जाते हुए हाइड्रोजन है उनको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। सो कैन यू सी, मैंने अभी जो स्ट्रक्चर आपके सामने लिया है उसमें सारे व्हाइट वाले इक्वेटोरियल हैं और सारे ऑरेंज वाले। अच्छा, आप एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो, एक एक्सियल ऊपर है तो अगला एक्सियल नीचे है,
फिर ऊपर है, फिर नीचे। दिख रहा है बच्चों आप लोग को? दिखाई दे रहा है? देखो अब दिखाई देंगे। सारे जो ऑरेंज वाले हैं वो सारे कहाँ पे हैं, मतलब एक्सियल है ना? ठीक है, गॉट इट। तो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के बारे में मैं आपको बता दूं। चलो पकड़ो, है ना? सो तो एक्सियल इन इक्वेटोरियल क्लियर हो गया यहाँ पे। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल तो लिखो, चेयर फॉर्म इज more stable because there is no flagpole hydrogen repulsion, no angular strain, and minimum torsional strain. Chair form is more stable, in fact most stable among all. Chair form is more stable because no angular strain, no angular strain, bolo, no angular strain, no torsional strain, and no flagpole hydrogen repulsion. अच्छी बात है। तो देखो कन्फर्मर्स जब भी होते हैं वो वही वाली बात हो गई कि सर सबसे ज्यादा स्टेबल तो इसका स्टैगर्ड ही था, तो बाकी इक्लिप्स फॉर्म क्यों बनता है? तो भाई जब भी सनलाइट आता है तो एनर्जी लेकर के मॉलिक्यूल रोटेट होते हैं, तो अपने आप नहीं बनता है। आप अगर एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, एक एम्बिएंट कंडीशन दी हो, तो अपने आप होता रहता है। तो रूम बहुत अगर लोअर टेम्परेचर पे चले जाओगे तो फ्रीज हो जाएगा चेयर पे जाकर के ना। ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे ये सब कन्फर्मरिक फॉर्म्स हैं। अभी इसी इसी मॉडल से मैंने आपको बताया ना कि ट्विस्ट एंड बेंड कर दो इसको तो ये बोट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको ट्विस्ट एंड बेंड कर दोगे तो फिर वो ट्विस्टेड बोट भी हो जाएगा। अरे बस समझ में। अच्छा देखो, अब पूछा जाता है कि चलो सबसे ज्यादा स्टेबल तो चेयर हो गया, सेकेंड बेस्ट स्टेबल किसको रखें? क्या बोट को रखें या ट्विस्टेड बोट को रखें? तो ट्विस्टेड बोट का मतलब क्या होता है कि अब अगर मान लो ये बोट फॉर्म तुमने बना लिया ऊपर करके, सपोज दिस इज अ बोट फॉर्म। अब बोट फॉर्म को पकड़ करके ऐसे ट्विस्ट करने को बोलते हैं ट्विस्टेड बोट। इफ यू आर ट्विस्टिंग लाइक, तो आप ट्विस्टेड करोगे तो उसका फायदा क्या है कि ये जो बॉन्ड सामने कौन सा आ रहे थे इक्लिप्स, ये घूम जाएंगे हल्का सा जब ट्विस्ट करोगे तो जो इनका ओरिएंटेशन पहले कैसा था, कंप्लीटली इक्लिप्स था, वो इक्लिप्स के बजाय अब कैसा हो जाएगा, स्टैगर्ड। एग्जैक्ट स्टैगर्ड तो नहीं होगा बट इक्लिप्स से दूर रहेंगे, और इक्लिप्स से अगर दूर रह रहे हैं तो मतलब स्टेबिलिटी बेटर है। ऊपर से ट्विस्टिंग करने से एक और फायदा आपको दिख रहा होगा कि जो सामने सामने वाले फ्लैगपोल के हाइड्रोजन थे वो भी ऐसे इधर इधर की तरफ चले जाएंगे। अरे बात समझ में? तो ट्विस्टेड बोट इज मोर स्टेबल। जबकि डायग्राम देख के लगता है यार ट्विस्टेड क्यों खराब, और ट्विस्टेड बोट देखो कितना डेंजरस तरीके से बनाते हैं। हाउ डू वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्विस्टेड बोट? देखो ऐसे बनाते हैं, कितना खतरनाक है। इसको देखोगे ऐसे देख के ही डर लगता है, लगता है पता नहीं क्या ही हो गया। ये है ट्विस्टेड, ऐसे बनाते हैं। मतलब बेसिकली ऐसे कर लो आप, इसके बाद ऐसे जोड़ लो, इजीली बन जाएगा ये। अभी ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे गया होगा, बॉन्ड टूट गया होगा, तो ऐसा नहीं बेटा, उसका ट्विस्टिंग किए हैं, उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा ही नहीं पकड़ के मोड़ देना है पावर लगा के ना, तो बस माइल्ड ट्विस्टिंग ओनली। सो ट्विस्टेड बॉन्ड सबसे बढ़िया स्टेबल कौन है भाई? चेयर। उससे बाद नेक्स्ट कौन है? ट्विस्टेड बोट। उससे कम स्टेबल कौन सा है? बोट। और सबसे खराब कौन है? हाफ चेयर।
क्यों खराब है भाई हाफ चेयर? हाफ चेयर के अंदर एंगुलर स्ट्रेन इज देयर ना। हाफ चेयर बड़ा सिंपल सा है, हाफ चेयर का कन्फर्मर ऐसा बनेगा, देखो बोलते हैं कि कुछ पोर्शन उसका प्लेन में रख दो और सिर्फ एक जगह ऐसे फोल्डिंग कर दो, दिस इज हाफ चेयर। अब आप सोचो यहाँ पे जो आपको 109 डिग्री देना चाहिए था वो आपने नहीं दिया, इसको आप 120 लाने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन आएगा ही आएगा, एंगुलर स्ट्रेन विल बी देयर। नोट कर लिया सबने? तो लिख लो, एंगुलर स्ट्रेन विल बी देयर इन केस ऑफ हाफ चेयर फॉर्म। हाँ, half chair form. So that's why it is least stable among existing one. नोट कर लिया सबने? ट्विस्टेड बोट और ये सारा चीज नोट कर लिया? मिटा दो। अब नोट करके लिखो, चेयर कन्फर्मेशन एंड फ्लिपिंग इन चेयर कन्फर्मेशन। फ्लिप, चेयर कन्फर्मेशन एंड फ्लिपिंग इन चेयर कन्फर्मेशन। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ज्योमेट्रिकल वगैरह में इसमें इजी हो जाएगा टॉपिक समझना। चेयर कन्फर्मेशन flipping of chair confirmation and flipping of the chair confirmation. ओके, क्लियर है बेटा? अब देखो चेयर कन्फर्मर मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे बनाते हैं, अब उसमें फ्लिपिंग का मतलब भी समझाता हूं क्या होता है। तो देखो हर एक चेयर फॉर्म में टोटल 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और उन 12 हाइड्रोजन में 6 एक्सियल होता है और 6 इक्विटोरियल। तो देखो ये दोनों पॉइंट मैंने बताया था कि प्लेन में, तो इसके एक्सियल वाले देखो ये, और आपको जब अभी मैं दिखा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि एक एक्सियल ऊपर तो अगले वाले कार्बन का एक्सियल, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ H, ये एक्सियल है H, ये भी H, यहां देखो ये सारे एक्सियल, देखो 3 नीचे 1 2 3, ये भी एक्सियल था ना, और 3 ऊपर है 1 2 3। इक्वेटोरियल वैसे अवे दिखना चाहिए हमेशा, जैसे अभी इधर दिखाया तो इसको, जैसे इसको आप ऊपर की तरफ है, इस साइड दिखा दो या इस साइड दिखा दो, फर्क नहीं पड़ता। ये कौन से हाइड्रोजन है भाई? इक्वेटोरियल। ये कौन सा है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल एक्सियल क्लियरली दिखाई दे रहा है सबको? दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? इक्वेटोरियल। इसको ड्रॉ करो, ट्राई करो, देखो बना पाते हो तुम लोग? ये बनाना बड़ा मुश्किल होता है, पहले देखो कैसे करना है, मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पैरेलल लाइन बनानी है बिल्कुल एक लेवल में रख करके,
फिर इसकी तरफ और इसकी तरफ लेके चलना है बीच में, फिर लास्ट में ऐसे मिला देना है इनको। नाउ दिस इज साइक्लो। अब जब भी बनाते हो तो पहले एक्सियल बना लो सारा। अल्टरनेट अप डाउन अप डाउन। अब इक्वेटोरियल बनाओ, इसका इक्वेटोरियल इसका इक्वेटोरियल तो क्लियरली बाहर दिखाई देगा। एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल। देखो अब फ्लिप करने का मतलब क्या है? फ्लिप करने का मतलब ये है कि ये धीरे 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 पहले जो अभी देखो सारे ऑरेंज कलर वाले जो एटम मैंने आपके सामने दिखाया है, दे आर ऑल एक्सियल। अप भी देखो 3 मिल रहे हैं और डाउन भी 3 मिल रहे हैं। जब आप इसकी फ्लिपिंग करोगे, कहने का मतलब कि धीरे धीरे एक्सियल को पुश करो इधर नीचे की तरफ, तो अब ये क्या बन गया? बाहर की तरफ जा रहा है। नाउ दिस हैज बिकम इक्वेटोरियल। तो जब भी हम conformational change करते हैं in such a way that every carbon, around every carbon there is twisting and bending of the bond. अब ये जो अरेंजमेंट मैंने बनाया है, अगर आप इसको देखो तो सारे ऑरेंज वाले बाहर की तरफ जा रहे हैं, इक्वेटोरियल बन गए। तो ये भी तो साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन फ्लिप कर गया। तो कन्फर्मेशनल चेंज होते टाइम पे सनलाइट से एनर्जी लेकर के ये फॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाता है और ये बहुत फास्ट होता है चेंजेस। तो इसको ड्रैग करके मैं ऊपर लेके जाऊंगा, इसको ड्रैग करके मैं नीचे लेके आऊंगा, ये वाले पॉइंट को ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा और इन दोनों पॉइंट को नीचे लेके आऊंगा। सो आई विल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। ये है देखो इसका कन्फर्मेशनल चेंज फ्रॉम चेयर टू चेयर। अब जो हमारा एक्सियल बॉन्ड था, अगर मैं इसको एच डी लिख दूं, यहां पे भी एच डी लिख देता हूं, सॉरी यहां एच लिख देता हूं, यहां डी लिख देता हूं, टू शो दैट डी, डी मतलब आइसोटोपिक फॉर्म है बेटा। डी कौन सा फॉर्म है? आइसोटोपिक। और ये कौन से पोजीशन पे है? इक्वेटोरियल पे। हाइड्रोजन कहां है? एक्सियल पे। सो एवरी एक्सियल बॉन्ड विल नाउ बिकम एन इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो जब आप इसको ड्रैग करके नीचे लेके आओगे तो हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और डी सीधा नीचे आ जाएगा। नाउ दिस हैज बिकम एक्सियल। तो जितने भी बॉन्ड थे हमारे जो पहले इक्वेटोरियल पे थे, वो सब क्या बन जाएंगे? अब एक्सियल। और जो एक्सियल पे थे वो सब क्या बन जाएंगे? इक्वेटोरियल आफ्टर फ्लिपिंग। देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस बॉन्ड इधर से उधर हो जाता है। तो ये फ्लिपिंग होता रहता है हर एक मॉलिक्यूल में ना। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझाता हूं तुम लोग को ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। लिखो, लिखो तो। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल चेयर कन्फर्मर, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल चेयर कन्फर्मर of 1-methyl cyclohexane, 1-methyl cyclohexane. Draw the most stable chair conformer of, बोलो बेटा, 1-methyl, चलिए बनाइए 1-methyl cyclohexane को आप बनाइए। हाँ बिल्कुल बनाना है। सामने फ्लिपिंग कैसे दिखाओगे?
बना लिया सबने? अब देखो यहीं पे एक पॉइंट मेरे को समझाना था तुम लोग को, 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन के बारे में, ठीक है? वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई वांट यू गाइस टू फोकस. I just want you guys to focus. Now listen up. कुछ नहीं होगा. I'll hold it like this. देख बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो. हाइड्रोजन निकाला है मैंने जानबूझ करके, अभी वहां पे बॉन्ड लगाना है ना एक. यार तुम लोग ना जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो, मॉडल पे ही पूरा फोकस है तुम्हारा. देखो यहाँ पे अगर इस फॉर्म में देखने की कोशिश करोगे, ये क्या कर दिया, किसने उल्टा किया? ये लड़की है ना वसुंधरा, वही मैं देख रहा हूँ, बहुत पावर है तुम्हारे अंदर. हाँ अच्छा देख, इधर ध्यान से देखो. अच्छा अब वो क्या हो गया, मेरा एटम कहाँ गया? नहीं, एटम इज हियर. हाँ नाउ लिसन अप गाइस. देखो आप जब कभी भी ऐसे बना रहे हो, सॉरी मेरा दिमाग, अच्छा मैं वहां दिखाता हूँ, तुम लोग को दिख जाएगा ना, सबको इकट्ठे दिखे. फोकस देयर सब. अच्छा ठीक है चलो, पहले यहाँ समझाता. ठीक ठीक ना. तो देखो ये तीनों हाइड्रोजन, बच्चे तुम लोग को नहीं दिख रहा ना? हाँ यहाँ से दिख रहा है. चलो अच्छा मैं अभी आके कैमरे के सामने भी समझाता हूँ, ठीक है? देखो ये तीनों हाइड्रोजन जो भी है, एक्सियल हाइड्रोजन है, 3 ऊपर है और 3 ऐसे ही देखो नीचे. दिख रहा है ना, व्हाइट वाले सारे एक्सियल है. बोलो हर्षिमर देखो ध्यान से, तीनों हाइड्रोजन ऊपर है, बाकी के 3 नीचे अल्टरनेट पे. अब अगर मैं यहां पे कोई एटम बल्कि ग्रुप रखता हूं CH3, तो उसके साथ पंगा क्या होगा, इसके सामने बिल्कुल ये है, इसके सामने ये. तो यहां बल्कि ग्रुप रखते ही 1,3 पोजीशन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनके वजह से डाई एक्सियल रिपल्शन लगता है. तो इसको अगर मुझे यहां दिखाना हो, सो वी यूज्ड टू शो इट लाइक दिस, that if you are placing anything here, here and here, ये तीनों का इंटरेक्शन आपस में, तो अगर बल्कियर ग्रुप हो ना तो इधर रखना अवॉइड करो. ये कौन सा पोजीशन है, एक्सियल. लाइकवाइज आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि नीचे भी ये 3 का ऐसे पेयर बना हुआ है. तो आप ना तो नीचे वाले एक्सियल पे रख सकते हो ना तो ऊपर वाले में, क्योंकि बड़ा ग्रुप रखोगे तो इसमें और यहां वाले हाइड्रोजन में रिपल्शन होगा, जिसको क्या बोलते हैं, 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन. इसलिए जो बल्किएस्ट ग्रुप आए, भारी भरकम ग्रुप आए, उसको कहां रखना होता है हमें, इक्वेटोरियल पे, टू अवॉइड 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन. नोट करके लिखो ये पॉइंट, मैं तब तक कैमरे में समझा देता हूँ. चलो चलिए जाओ, कोई बात नहीं, कर लो कर लो. देखो भाई तुम लोग को भी दिखा दे रहा हूँ, ध्यान देना. किस पे नहीं, इट इज ओके. कैन यू सी दिस? तो यहाँ पे आई वाज टॉकिंग अबाउट दीज 3 हाइड्रोजन. व्हाइट, इधर वाला व्हाइट देख लो, और ये वाला व्हाइट, ये तीनों ना एक लाइन में है. तो अगर आप इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन पे रखते हो बल्कि ग्रुप, सो दैट विल एक्सपीरियंस द रिपल्शन फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम हियर. इसलिए हमें ऑरेंज वाले बॉल की तरफ रखना है कोई भी बल्कि ग्रुप, कि उसका रिपल्शन सबसे कम होगा बाकियों से. सो 1, 3 एंड 5, ये देखो आप अल्टरनेट कार्बन पे हैं, एक अप है एक डाउन है. ये वाला जो है, ये वाला जो एक्सियल है, हाँ, तो अगर 1, 4 पे, हाँ बोलना, बोल मोटो आ गया.
ठीक है, सो नोट कर लिया तुमने। एक्सियल पे रखोगे तो मोर रिपल्शन होगी, इक्वेटोरियल पे रखोगे तो कम रिपल्शन। हाँ नोट कर लो, मोस्ट बल्कीएस्ट ग्रुप, अरे लिख लो बाबा, क्या कर रहे हो टाइम पास यार, लिखो द मोस्ट बल्कीएस्ट ग्रुप should be placed on equatorial position, should be placed on equatorial position. The most bulkiest group should be placed on equatorial, to avoid 1,3 diaxial repulsion. 1,3, ये 1,3 समझ में आ रहा है ना? इसके रेस्पेक्ट में अगर इसको 1 बोलोगे तो ये 2 के बाद एक 3 है, 1 बोल रहे हो तो इधर 2 और ये 3 पे, so that's how we are naming it 1,3 diaxial repulsion. तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा भाई? आपको जो मैंने मॉलिक्यूल दिया है उसमें एक CH3 है, बोलो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, तो इसको कहां रखोगे? तो आप बोलोगे इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मतलब ऐसे दिखाओगे, दिस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म। यही CH3 ऊपर रख दोगे तो कम स्टेबल हो जाएगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इफ यू आर डूइंग लाइक। अरे बाबा ऊपर रखो या नीचे, एक्सियल पोजीशन पे प्रॉब्लम है, ये देखो रिपल्शन, इससे दिक्कत, ये रिपल्शन है बेसिकली, इसको अवॉइड करने के लिए हमने इसे कहां रखा? इक्वेटोरियल, इट इज मोर स्टेबल। गॉट इट? सबको क्लियर हो गया? चलो अच्छा बढ़िया है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा कन्फर्मर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होता है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। हाँ जी, जो सिलेबस दिया है सब में से आएंगे। लिखो लिखो आप पहले, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नोट कर लिया? हाँ, सो भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसा मैंने आपको बताया था, देखो दो तरह के आइसोमर आए हैं, एक था कन्फर्मेशनल, दूसरा था कन्फिगरेशनल। कन्फिगरेशनल के ही पार्ट कौन सा है? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये दोनों किसके पार्ट है? कन्फर्मेशन, कन्फिगरेशनल मतलब जहां पे बॉन्ड तोड़ करके ही एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज किया है, ठीक? तो अब सर कन्फिगरेशनल में भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बनाया है ना, इनमें आखिर क्या डिफरेंस है? तो देखो बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर्स इन रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू ग्रुप्स। जैसे मैं अभी एक बना के दिखाता हूं, फिर बात करते हैं। देखो जैसे ये डिस्टेंस कितना है इसके बीच में? x है। अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं, पाई बॉन्ड पूरा ऐसे घुमा दूं, और घुमाने के बाद मैं इधर आ जाऊं, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ गया, and bond breaking is not an easy process. Conformational change is very easy, bond break करके इधर से इधर आना is very difficult. इसलिए ये दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। कन्फर्मेशन मैंने बताया था, मॉलिक्यूल एक ही है, बस वो अपने इधर उधर ट्विस्ट बेंड कर रहा है, हम अलग अलग नाम डाल दे रहे हैं, बट ये रियल में दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। ये सिस बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस। कैसे सिस ट्रांस बोलते हैं? डबल बॉन्ड के एक तरफ आइडेंटिकल ग्रुप्स हो जाएं तो वो सिस है, और डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में आइडेंटिकल ग्रुप हो जाए तो ट्रांस है। अब बताओ, ये x था और ये y डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा,
दोनों सेम नहीं है, रिलेटिव डिस्टेंस डिफर कर गया। अब एक एग्जांपल और लेता हूं कि सी डबल बॉन्ड सी ले लिया, पहले कुछ लिखो मत, पहले ध्यान से समझ लो। मैंने क्या किया, इधर CH3 और इधर H ले लिया, क्या इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा? बोलोगे मतलब ही नहीं है सर, आप इसको ऐसे तोड़ के घुमा भी दोगे तो इनका डिस्टेंस तो तब भी x है और घूमने के बाद भी हाइड्रोजन ऊपर आ गया तो x है। अच्छा, इसको फिक्स रख के इसको घुमा दो तो भी बात वही रहने वाली है, क्योंकि CH3H तब यहाँ से दिख रहा था, अब यहाँ से दिखने लग जाएगा। बोलो, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। अच्छा, फिर मैं बोलूं कि कार्बन ले लिया, कार्बन ले लिया, ये क्लोरीन ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, इधर क्लोरीन, इधर, ध्यान से सुनना है सबको, बातें नहीं भाई। अब क्या ये सिस ट्रांस बोल सकते हैं इसको? आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अबाउट फ्री रोटेशन है, ये अपने आप मॉलिक्यूल घूम करके यहाँ पहुंच जाएगा, तोड़ना नहीं पड़ेगा मेरे को बॉन्ड, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, फ्री रोटेशन हो गया। तो यानी दो चीजें एसेंशियल हो गई, पहला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहना चाहिए, रोटेशन फ्री नहीं रहना चाहिए, देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन लगा कैसे सकते हैं? या तो डबल बॉन्ड बना दो या तो रिंग का पार्ट बना दो, क्योंकि रिंग भी नहीं टूटने वाला है, Cl Cl ऊपर और अगले वाले में Cl Cl नीचे। देखो ये रिंग क्या अपने आप टूट जाएगी भाई? बिल्कुल नहीं, आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर ऐसे घुमाना करके फिर लगाना पड़ेगा, तो जाकर के बनने वाला है। तो ऐसे चेंजेस कॉन्फ़िगरेशनल चेंज है, ये कॉन्फ़िगरेशनल चेंज नहीं है, ये कन्फर्मर है। और कॉन्फ़िगरेशनल चेंज करने से दो ग्रुप के बीच का डिस्टेंस अगर बदल जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है। तो सर चलो ठीक है, ये तो आपने रिलेटिव टू ग्रुप बताया, इससे प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे चीजों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती है। जैसे देखो, ये डाइपोल मोमेंट इसका होगा, जबकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ये नॉन पोलर है और ये स्लाइटली पोलर मॉलिक्यूल होगा, तो इससे इनके बॉइलिंग पॉइंट पे असर पड़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट पे असर पड़ जाएगा। बोलो, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती है, कनेक्टिविटी सेम रख रहे हैं तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई खास फर्क। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मेनली डिफर्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर ओनली, आइडेंटिकल नहीं बोलेंगे, सिमिलर बोल देंगे। लिखना शुरू करिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स differs in geometrical isomers differs in relative distance. Geometrical isomers differs in relative distance between two groups, two atoms or group of atoms, between two atoms or group of atoms. Geometrical isomer differs in two atoms or group of atoms. सबको क्लियर हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसमें डिफर करता है बेटा? दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। आप एग्जांपल लिख लो, दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस, डिस्टेंस दिखा लेना x x और वहां पे y, लिख लो अच्छे से। कर लिया? मिटा दूं?
Geometrical isomers differs in relative distance between two. Condition for geometrical isomerism, क्या कंडीशन होना चाहिए? अभी मैंने 2 मॉलिक्यूल आपको दिखाए, तो सबसे पहला लिखो कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देयर मस्ट बी restricted rotation about carbon carbon bond. There must be restricted rotation about carbon carbon bond. There must be restricted rotation about carbon carbon bond. दूसरा पार्ट लिखो, थोड़ी देर पहले मैंने एक और एग्जांपल दिखाया था आपको। अच्छा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन लगाते कैसे हैं भाई? हाँ, लिख लो ये बात। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन is possible in molecule containing pi bond or ring. Molecule containing pi bond and ring. फिर एक पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि देखो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, बट अगर मैं इसको घुमा के कर रहा हूँ तो कोई फायदा ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसको इधर लाने से कोई डिफरेंस, मतलब कि जिन ग्रुप्स का आप कंपेयर कर रहे हो, एक कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। लिखो, different groups must be attached on the same carbon. Different groups must be attached on the same carbon. अगला पॉइंट लिखो, geometrical isomer differs in, किसमें डिफर करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज like melting point, boiling point. Okay? Melting point, boiling point. लिख लिया सबने? अब मेरे को एक बात बताओ, आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस किसका मेल्टिंग पॉइंट आपको ज्यादा लग रहा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लग रहा है? तो ये ट्रांस है, और पहला वाला कौन सा था? सिस फॉर्म था। तो देखो, मैंने आपको बोला कि इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो, तो नेचुरली बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सिस का ज्यादा होगा ट्रांस। बोलो भाई, सबको समझ आ रहा है? क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल हो जिसमें डाइपोल हो, वो दूसरे डाइपोल को जेन्युइनली अट्रैक्ट करेगा। जो नॉन पोलर हो, कोई चार्ज ही ना हो, वो दूसरे को सिर्फ वॉन्डरवॉल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। वॉन्डरवॉल तो इसमें भी है, साथ में डाइपोल है, तो ये बेटर हो गया ना। तो मॉलिक्यूल विच इज पोलर दे हैव रिलेटिवली मोर बॉइलिंग पॉइंट, खास करके आइसोमर्स में, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया, बाकी सारी कहानी सेम हो गई, तो इसमें बेटर बॉइलिंग पॉइंट इसका है। जबकि इंटरेस्टिंगली मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होता है? ट्रांस, एज कंपेयर टू सिस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में फोर्स तो देखते ही हैं, साथ साथ पैकिंग भी देखते हैं, क्योंकि वो सॉलिड है ना, कितने अच्छे से पैक्ड है। तो अब ट्रांस को देखो, तो ये कार्बन हाइड्रोजन मिलाओगे तो बड़ा सा एटम है, सिर्फ कार्बन को ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन तो वैसे भी बड़ा छोटा सा एलिमेंट होता है, तो कार्बन कार्बन को देखो तो ये लगेगा कि एक लाइन में ये मॉलिक्यूल है, यानी लीनियर है। तो लीनियर कोई भी चीज हो तो उसकी पैकिंग बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि एक लाइन है, दूसरी लाइन डाल दो, तीसरी लाइन डाल दो, चौथी लाइन डाल दो, ऐसे करते चले जाओ, तो इनकी पैकिंग बड़ी आराम से है। बट जो जिगजैग शेप में हो, कुछ रैंडम शेप के हो, तो उनमें एक के ऊपर दूसरा बिठाना थोड़ा मुश्किल है। तो पैकिंग लीनियर चीजों की, स्फेरिकल चीजों की, दोनों की अच्छी होती है। तो इसलिए पैकिंग अच्छी होने की वजह से ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज्यादा होता है, नोट करके लिख लेना।
melting point is also affected by the way they are packed. And ये भी बात लिख लो, लीनियर की पैकिंग अच्छी होती है। कोई भी सब्सटेंस जो लीनियर हो जाए तो उसकी पैकिंग अच्छी होती है। ठीक है बेटा, नोटेड। नोट कर लिया सबने? आइए अब क्वेश्चन लिखे तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स where geometrical isomerism is possible. Identify the following molecules where geometrical isomer is possible. बताइए पहले वाले में मिलेगा क्या? क्यों, क्या गड़बड़ी है? कि सर एक ही कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन लग गए हैं, इधर चलो H मान लिया, इस साइड में भी दोनों हैं, तो इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो एक और दूसरा ग्रुप अलग तो है, बट इधर वाले में दोनों सेम है। सेम कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। तो यहाँ के अबाउट भी नहीं मिलेगा क्योंकि इस साइड चलो अलग अलग है, इधर तो एच एच है, सो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ मिलेगा? हाँ जी, क्योंकि देखो H हो गया, CH3 हो गया, डबल बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिल गया, और एक कार्बन से दो अलग अलग ग्रुप अटैच भी हो गए। सो दिस विल आल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कितने लोग का सही हुआ? अच्छा, थर्ड वाले केस में कितने लोग कह रहे हैं कि सर आप डबल बॉन्ड तो डाल दिए, इधर ग्रुप भी अलग हो गए, बट इस साइड तो कोई है ही नहीं, कंपेयर किससे करेंगे? तो इसलिए ये भी नहीं शो करेगा। सब ट्राई करो, खत्म करो जल्दी, सारा करो। मैं और मॉलिक्यूल दे रहा हूँ।
मिटा दूं? मिटा दूं? कर लिया आप लोगों ने? क्या आया सबसे पहले? ये सुनो, देखो बेटा, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं? पहले समझ लो ऑक्साइम बनता कैसे। व्हेनेवर एनी एल्डिहाइड और कीटोन, ये एल्डिहाइड है ना, या कीटोन ले लो कोई, अगर NH2OH, जिसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलमीन। देखो ना, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये अमाइन ग्रुप, हाइड्रोक्सिलमीन। अगर इनके साथ रिएक्ट करते हैं, इसको सिंपली हीट करोगे H+ डाल करके, तो ये वाटर निकल जाता है, एंड दैट्स हाउ वी गेट दीज टू मॉलिक्यूल्स। इसको एल्डो ऑक्साइम, एल्डिहाइड से बना है तो एल्डो ऑक्साइम, और जो कीटोन से बन के आता है उसको क्या बोलते हैं? कीटो ऑक्साइम। एल्डो ऑक्साइम एंड कीटो ऑक्साइम। एल्डिहाइड से बन के आए तो एल्डो ऑक्साइम, कीटोन से बन के आए तो कीटो ऑक्साइम। अब इनमें आप देखो तो लेफ्ट साइड में तो क्लियर कट दिख रहा होगा कि दो अलग अलग ग्रुप है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है। राइट साइड में लग रहा होगा एक ही ग्रुप है यार, दूसरा कहाँ है? तो दूसरा है बेटा, दूसरा कौन है? लोन पेयर ऑफ डिजाइन। और यहां फिर सिस ट्रांस नहीं यूज होता है वर्ड, यहां सिन एंड एंटी यूज। सिन एंड, तो आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन एंड OH एक दूसरे के एंटी है। यहाँ हाइड्रोजन और दूसरा फॉर्म बनाऊंगा तो हाइड्रोजन और OH एक दूसरे के सिन साइड में, सेम साइड, इन दोनों के रिस्पेक्ट में सिन, और इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये ना HNOH के रिस्पेक्ट में। वैसे ही अगर आप ग्रुप चेंज कर दोगे तो उसके साथ सिन एंटी वर्ड का यूज होता है। ऐसे ही जो अगला एग्जांपल दिया था वहां पे भी यही केस है, CH3N डबल बॉन्ड N CH3। कितने लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ पे भी होगा, N डबल बॉन्ड N, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी हो गया और एक एटम पे अलग अलग, तो ये कौन सा है? सिन। देखो ना, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप एक। यहाँ सिस ट्रांस नहीं यूज करते हैं, नो सिस ट्रांस इज यूज्ड इफ देयर इज लोन पेयर। लोन पेयर आ जाए तो सिन एंटी वर्ड यूज होता है। सिन है और ये एंटी, तो वो भी शो करने वाला है, सिन एंड एंटी। मिटा दो इसको। आ जाओ साइक्लिक वाले में देख लेते हैं। साइक्लिक का मैंने बनाया था, ये नोट किया है कि नहीं तुम लोगों ने? ऑक्साइन, इसके बाद देखो मैंने आपको ये समझाया था कि भाई अगर इधर CH3 हो जाए या Cl हो जाए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो यस इट विल शो। कैसे? आप इसको ऐसे बना लो, आप बोलो कि भाई एक CH3 ऊपर है, इधर CH3 ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, और दूसरा एक फॉर्म बनेगा जिसमें CH3 ऊपर हो और दूसरा CH3 यहाँ नीचे हो जाए।
ये सिस हो गया, लोन पेयर नहीं है तो सिस ट्रांस यूज हो सकता है। लोन पेयर अगर नहीं है तो सिस एंड ट्रांस यूज हो सकता है। सबने नोट कर लिया? तो देखो कहीं पे सिस ट्रांस यूज हो रहा है, कहीं पे सिन एंटी यूज हो रहा है। मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा या नहीं बनेगा? एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5, एक तरफ H और एक तरफ आपका हो जाए D हो जाए या फ्लोरीन हो जाए, बनेगा? बिल्कुल बनेगा। लेकिन सिस ट्रांस यहाँ वर्ड नहीं यूज कर पाएंगे, सिन एंटी भी नहीं यूज कर पाएंगे, तो यहाँ पे यूज करते हैं E एंड Z का, और ये IUPAC रिकमेंडेड है। लिखो, राइट डाउन, हेडिंग डालो। IUPAC configuration E and Z for geometrical isomers, for geometrical centers in fact. IUPAC configuration E and Z for geometrical centers, for geometrical centers. तो EZ आप हर जगह लगा सकते हो। सिन एंटी जब लोन पेयर है, सिस ट्रांस जब आइडेंटिकल ग्रुप एटलीस्ट मिल जाए दो। बोलो। तो अभी मैं बात करना चाह रहा हूं किसका बेटा? E एंड Z का। तो देखो इसको बोलते हैं कि आप सबसे पहले ना प्रायोरिटी डिसाइड करो। जैसे मैं यहाँ पे आयोडीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन ले लिया, तो मेरे को बताना है ये सिन है या एंटी। तो प्रायोरिटी अभी आपको नहीं मालूम है, वही हमें सीखना है। अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं? Z। और अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड आ जाए, तब सारा कहानी किस बात का है यहाँ पे? हाँ जी सर, ये कैसे डिसाइड कर रहे हो? ये E हो जाएगा। लिखो, a Z configuration is assigned, Z configuration is assigned on that geometrical center Z configuration is assigned on that geometrical center। कौन से geometrical center पे बताइए? हाँ, which have same priority group on same side of the double bond, which have same priority group on same side of the double bond। Clear? And E will be assigned, and E will be assigned, E किसको असाइन करेंगे बेटा? जब सेम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में चली जाए। तो लिखो, एंड E will be assigned if बोलो, E will be assigned if same priority group या group having same priority are opposite, are in opposite sides of the double bond, are in opposite side of double bond। Group having same priorities
आर अपोजिट एग्जाम्पल में लिख लो। अब ये 1 2 3 ये जो नंबरिंग में कर रहा हूँ इसी को समझाना है कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप इसको पहले नोट कर लो, ई किसको बोल रहे हैं, जेड किसको बोल रहे हैं, लिख लो अच्छे से। चले किया जाए। लिखो लिखो, CIP rule is used to assign the priority. CIP rule is used to assign the priority of different atom or group of atoms attached to stereo center. Stereo center attached to stereo center ना, स्टीरियो में दोनों पार्ट आते हैं बेटा। तो सीआईपी रूल आप समझ लिए तो ये आपका ज्योमेट्रिकल में भी काम आएगा और ऑप्टिकल। तो देखो एक ही कार्बन से मैं काम कर रहा हूं, 4 ग्रुप लेकर के कर ले रहा हूं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। भाई 2 रहेंगे तो भी आसानी। तो देखो सबसे पहला रूल ये है कि भाई आप जो भी ग्रुप अटैच्ड हो ना, ये हमारा स्टीरियो सेंटर है। Assume that it is stereo center. ये ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है, ऑप्टिकल भी हो सकता है। स्टीरियो सेंटर से अटैच्ड ये 4 एटम है अभी तो फिलहाल। तो इनमें डायरेक्टली अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर देखो, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा नंबर 1 उसी को मिलेगा, यानी बेस्ट प्रायोरिटी में वही रहेगा। अब सर एक बात बताओ, कई कई बार होता है कि H ले लो, D ले लो, T ले लो, यहाँ फ्लोरीन ले लो। भाई इन चारों में एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का ज्यादा 1 हो गया। इन तीनों का तो एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, क्या करें? तो बोलते हैं कि इनके केस में मास नंबर देखो, बताओ किसका ज्यादा होता है। फिर 1 1 होता है, 1 2 होता है, 1 3 होता है। अरे मालूम है ना क्या कर रहा हूं मैं, ये मास नंबर आइसोटोप। सो आइसोटोप के केस में क्या देखेंगे हम? तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं, फिर इकट्ठे लिखना तुम लोग, ठीक है। कार्बन ले लिया, इधर कार्बन ले लिया एंड OH डाल दिया, इधर भी कार्बन ले लिया NH2 डाल दिया, इधर भी कार्बन ले लिया फ्लोरीन डाल दिया, इधर भी कार्बन ले लिया बेटा आयोडीन डाल दिया। अब क्या करें? तो देखो डायरेक्टली अटैच्ड एटम को पहले देखते हैं, इक्वल डिस्टेंस। अब चारों कार्बन है तो इसलिए इससे डिसाइड नहीं हो पाएगा, तो बोलते हैं फिर अगला वाला देखो। अगले वाले में भी कंपेयर करने के लिए, जैसे अब ये अगर हम रिलेटिव पोजीशन 0 मान ले तो ये 1 था, 1 के बाद 2 पे इस कार्बन पे 2 चीजें हैं, एक तो हाइड्रोजन है और OH है। ये 1 था भाई, 2 पे ये भी है, ये भी है, ये भी। तो बोलते हैं 2 में भी कंपैरिजन हमेशा बेस्ट टू बेस्ट का होना चाहिए। मतलब इसमें ऑक्सीजन को आप उठा करके कंपेयर करोगे नाइट्रोजन के साथ, यहाँ फ्लोरीन के साथ, यहाँ। तो अगर पहला डायरेक्टली अटैच एटम सेम हो जाए तो नेक्स्ट अटैच्ड एटम जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो उसका कंपैरिजन करते हैं सभी का। तो बताओ इन सभी में सबसे भारी भरकम कौन है?
इसको पहला मिलेगा टॉप ग्रुप 1, फिर 2, फिर 4। समझ आ गया? शुरू करो लिखना, एग्जाम्पल के साथ लिखना ना, इंपॉर्टेंट है। पहले एक एक रूल, फिर उसके सामने एग्जाम्पल। ओके, लिखो। एटम हैविंग higher atomic number attached to chiral center, attached to stereo center, atom having higher atomic number attached to stereo center gets higher priority. Atom having, क्या बताया मैंने? Atomic number attached to stereo center gets higher priority. अब एग्जाम्पल फटाफट लिखो इसको, ये लिखो पहला वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिया, जल्दी करो फटाफट बेटा, हरी अप, CIP खत्म ही है। सेकेंड लिखो, सेकेंड, इन केस ऑफ आइसोटोप heavier isotope gets higher priority. In case of isotope, heavier isotope get higher priority. हाँ जी, फ्री आइसोटोप वाला बना लो आप। H, D एंड T तीनों आइसोटोप है, तो प्रायोरिटी में देखो ट्राइटियम को सबसे बेस्ट मिला है, फिर इसको इसको। फ्लोरीन को नंबर 1 क्यों मिला? क्योंकि एटॉमिक नंबर इसी का सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट रूल लिखो। इफ द फर्स्ट directly attached atom, if the first directly attached atom is identical for more than one group, first directly attached atom, किससे directly attached की मैं बात कर रहा हूँ? स्टीरियो सेंटर। first directly attached atom have same atomic number, the first directly attached atom for one or more group, या हाँ ये बाबा वो हो जाता है, समझो बात को, फीलिंग समझो। if the first directly attached atom is same for more than one group, then decide the priority by next atomic number of next atom attached in sequence. अरे बाबा, the priority by atomic number of next attached atom, next attached atom. अब नेक्स्ट में भी बेस्ट एटॉमिक नंबर लेना है, इसलिए मैंने यहां हाईलाइट कर दिया, ऑक्सीजन को देख रहे हैं, हाइड्रोजन को नहीं देख रहे। देन डिसाइड द प्रायोरिटी बाई, हाँ ठीक है, तो ये एग्जांपल लिख लो। अच्छा तीसरा सुन लो, उसके बाद चले जाओ, ठीक है? तुम तो सुन तो लो। अगर ऐसा हो गया सर कि फर्स्ट भी सेम हो जाए और सेकंड भी सेम हो जाए, लेकिन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बदल जाए, फर्स्ट भी सेम हो गया और सेकंड भी सेम हो गया, लेकिन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बदल जाए, जैसे ये देखो, देखो पहला पहला दोनों का सेम हो गया, सेकंड में ये ऑक्सीजन है, यहां पे भी ऑक्सीजन है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन फर्क किसमें है कि ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड।
तो बोलते हैं कि भाई इस वाले का हायर प्रायोरिटी देंगे इसको। अब पंगा ये पड़ेगा कि सर अगर ऐसा हो गया तो क्या करें, कि यहां डबल बॉन्ड दे दिया और यहां 2 OH दे दे, हालांकि 2 OH स्टेबल नहीं होते। तो इसका रूल ये होता है कि डबल बॉन्ड को आप तोड़ो, इसको ब्रेक एंड डुप्लीकेट करो। तो डबल बॉन्ड इज ब्रोकन इन दिस वे। कैसे तोड़ते हैं? ऐसे तोड़ना है कि जो जिससे अटैच था वो एटम उसके साथ चिपका देना है। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। तो आपको कंपेयर सी डबल बॉन्ड को ऐसे एज्यूम करना है जैसे कि ये ऑक्सीजन ना होकर के बल्कि ऐसा ग्रुप हो। ब्रेक एंड डुप्लीकेट इसको बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड इक्विवेलेंट में तोड़ना इसको बोलते हैं। ब्रेक इट इनटू सिंगल बॉन्ड। जब ये बॉन्ड तोड़ोगे तो बताओ ऑक्सीजन किससे जुड़ा था? कार्बन से। तो यहां ऑक्सीजन के साथ क्या लगा देंगे? कार्बन। कार्बन किससे जुड़ा था? ऑक्सीजन से, तो यहां कार्बन लगा देंगे। अब बोलते हैं ऐसे कंपेयर करो। अगर सेकेंड एटम सेम हो जाए, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बदल रही हो, तो सिंगल बॉन्ड इक्विवेलेंट में तोड़ लो। और ये तरीका है तोड़ने का। अब बताओ, अब तो कंपेयर कर सकते हो। पहला आइटम सेम, दूसरे में ऑक्सीजन है बाबा, ये हाँ यहाँ ऑक्सीजन आएगा, सॉरी, ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा था तो यहाँ ऑक्सीजन। सेकंड पे एक ऑक्सीजन, इसमें भी एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, वो भी बात खत्म हो गया। अब तीसरे नंबर पे इसमें हाइड्रोजन है जबकि इसमें तीसरे नंबर पे कार्बन है, तो इसलिए इसका नंबर 1 होगा, इसका नंबर 2। ठीक है, आ गया बात समझ? बस खत्म ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक दो छोटी छोटी चीजें और भी हैं, वो करेंगे हम लोग अगली क्लास में डिस्कस। ठीक है, दैट्स ऑल।